अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो फिजिकल ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं और जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चे ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 इससे प्रीवियस लेक्चर यानी कि फिजिकल ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। तो इस वाले लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने के लिए आपका पार्ट नंबर 1 का देखा होना ज़रूरी है, वरना आपको ये वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। आज के लेक्चर में बच्चे हमने करना क्या है, हम देखेंगे फ्रिंज विड्थ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, साथ ही साथ हमने प्रीवियस पार्ट में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, इन सब से रिलेटेड हमारे माजी में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने आज के लेक्चर में कवर करने हैं। ठीक है भाई, हेडिंग लगा लो अपने पास, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, हम लोगों ने ये बात देखी थी कि किस तरह से 1801 में सर थॉमस यंग नाम के एक फिजिसिस्ट ने यह बात साबित की थी कि लाइट वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है और स्लिट्स के सामने स्क्रीन को लगाकर उस स्क्रीन पे लाइट वेव्स के इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्टेन किया था। अगर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करा दूं, कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा दूं आगे बढ़ने से पहले, तो देखो सर थॉमस यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें इस तरह से किया था कि एक कार्डबोर्ड लिया था। मान लो ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, ये मिसाल के तौर पे एक कार्डबोर्ड है। इस कार्डबोर्ड में एक छेद, एक सुराख यहां पे किया, एक छेद, एक कट या एक सुराख यहां पे किया। बहुत बारीक सा कट था, इतना बारीक कि इस कट की जो साइज है, इस कट की जो डायमेंशन है वो 10⁻⁷ मीटर की थी, क्योंकि विजिबल लाइट से किया था ये एक्सपेरिमेंट। एक कट यहां लगाया, एक कट यहां लगाया, गोया दो ओपनिंग प्रोवाइड कर दी, दो स्लिट्स प्रोवाइड कर दी लाइट को पास करने के लिए। सामने लगाई एक स्क्रीन, यहां पे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट रखी, यहां से लाइट रेज आई पैरेलल। सर लाइट रेज पैरेलल कैसे हुई, यहां कॉन्वेक्स लेंस लगाया था। ये सब बातें पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर है, ठीक है, सब बातें वहां पे बताई हुई हैं। मैं सिर्फ कुछ बातें रिवाइज कर रहा हूं ताकि हमारा मोमेंटम बिल्ड हो जाए और हम फ्रिंज विड्थ के कॉन्सेप्ट पे जंप कर सकें और फिर सवालों को कर सकें। तो यहां से पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई और जैसे ही पहली स्लिट से लाइट रे निकली, दूसरी स्लिट से लाइट रे निकली, तो हुआ गया, चूंकि ये दोनों लाइट रेज एक ही सोर्स से आ रही थी तो आपस में फेस कोहेरेंट थी, मोनोक्रोमेटिक थी। तो जब इन्होंने आपस में इंटरफेयर किया तो इनका इंटरफेरेंस पैटर्न सामने स्क्रीन पे क्या हो गया, मिलना शुरू हो गया। तो आपको कहीं पर ब्राइट स्पॉट मिला, कहीं पर डार्क स्पॉट मिला। हमने इसकी पूरी कहानी देखी थी कि आपको ब्राइट स्पॉट कहाँ मिलेगा और आपको डार्क स्पॉट कहाँ पे मिलेगा। थोड़ी सी बातें मैं अभी रिवाइज भी कर देता हूँ। ये मेरा बेटा हमारे पास वो कार्डबोर्ड है जिसके अंदर सुराख हुआ है, यानी जिसमें स्लिट्स मौजूद है, स्लिट S1, स्लिट S2। और ये मेरा बेटा हमारे पास स्क्रीन है। स्लिट्स वाले कार्डबोर्ड से लेकर स्क्रीन तक का जो फासला है इसको मेरा बेटा हम किसने से शो करते हैं, L से शो करते हैं। L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट टू द स्क्रीन। L यूजुअली किस में होता है, मीटर में होता है। अच्छा, ये यूजुअली का मतलब ये नहीं कि पत्थर पे लकीर है, हमेशा मीटर में ही दिया होगा। यूजुअली मतलब जनरली स्पीकिंग L किस में होता है, मीटर्स में होता है। अच्छा, ये जो स्लिट है ये मेरा बेटा पहली स्लिट है, इसे कह दिया S1। ये मेरे बच्चे दूसरी स्लिट है, इसे हमने कह दिया S2। ये जो S1 की ओपनिंग है ना, जो S1 का साइज है ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये उस वेव की वेवलेंथ के बराबर होता है जो यहां से गुजर रही होती है। अरे भैया, यहां से कोई लाइट वेव आएगी, वो लाइट वेव यहां से गुजरेगी तभी तो आगे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होगा। ऐसे ही है ना मेरे बच्चे, पीछे आपके पास कोई ना कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स होगी यहाँ पे लाइट की, जो यहाँ से लाइट प्रोड्यूस कर रही होगी और ये लाइट ऐसे ट्रेवल करती हुई आएगी। तो ये जो आपके पास लाइट आ रही है इसकी जो वेवलेंथ होती है इसके ऑर्डर का ये जगह होती है। ये वाला बात आपको मजीद समझ में आएगा जब आगे चल के अभी हम डायफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अभी बस इतनी बात ध्यान में रखो, ये जो स्लिट की ओपनिंग है ना ये बहुत छोटी सी है, 10⁻⁷ मीटर के ऑर्डर की ये ओपनिंग होती है। सिमिलरली मेरे बच्चे, ये जो आपके पास स्लिट सेपरेशन है, स्लिट सेपरेशन बोले तो दो स्लिट्स के दरमियान का फासला, ये जो स्मॉल d से शो करते हैं, ये था स्लिट सेपरेशन, दो स्लिट्स के दरमियान का फासला। ये d होता है मिलीमीटर्स के अंदर। सर मिलीमीटर को फील कराएं कैसे, देखो आपने ये अगर लाइन ड्रॉ करने के लिए
आपके पास रूलर मौजूद होगा ना, स्केल मौजूद होगा, उसको खोल के देखना। उसमें एक 1 सेंटीमीटर वाला मार्क होगा, उसके थोड़ा फासले पे 2 सेंटीमीटर वाला मार्क होगा। 1 सेंटीमीटर वाले मार्क और 2 सेंटीमीटर वाले मार्क के बीच में 10 छोटे 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 डब्बे बने हुए होंगे। ऐसा होगा, ऐसे होगा 1 सेंटीमीटर वाला मार्क, ऐसे कुछ फासले पे होगा 2 सेंटीमीटर वाला मार्क, इसके बीच में ऐसे जो है ना कुछ डब्बे से बने हुए होंगे। चेक करना, आपके पास होंगे ऐसे। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डब्बे बने हुए होंगे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले मार्क के बीच में। तो बच्चे ये जो एक डब्बा है ना, ये जो एक डब्बा है, इस एक डब्बे की जो विड्थ है, चौड़ाई है, इस एक डब्बे की जो विड्थ है, चौड़ाई है, ये सेपरेशन होती है। S1 और S2 के बीच में इतना ही फासला होता है जितना ये एक डब्बे की विड्थ है। ठीक है, ये ऑर्डर होता है, जहन में रखिएगा। सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि आगे न्यूमेरिकल में आपको ये सब चीजें जहन में रहनी चाहिए, और पार्ट 1 में इसके ऊपर हमने तफसीली बहस ऑलरेडी कर ली थी। ठीक हो गया, आगे देखते हैं हम जरा, या आगे कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। अब मेरा बेटा, हमारे पास कहानी क्या थी? फिर हमने देखा था ये जो S1 और S2 है, इसके बिल्कुल दरमियान से मैंने यहाँ पे एक, मान लो ये S1 है, ये S2 है, इसका जो भी फासला है, अगर ये 1 मीटर है तो मान लो S1 से 0.5 मिलीमीटर नीचे, सॉरी ये कितना था, 1 मिलीमीटर, 1 मीटर नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो D है, स्मॉल d, ये कितना था, मिलीमीटर में होता है। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, कितना भी हो सकता है, लेकिन मिलीमीटर में होता है। ऑर्डर इसका क्या होगा, 10⁻³ मीटर। तो अगर मान लो ये डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है, तो इससे 0.5 मिलीमीटर नीचे या इससे 0.5 मिलीमीटर ऊपर, अगर ये 2 मिलीमीटर का डिस्टेंस है तो 1 मिलीमीटर S1 से नीचे, S2 से 1 मिलीमीटर ऊपर, यानी कि इनके बिल्कुल दरमियान में मैंने एक ऐसे लाइन बनाई जिसको हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम दिया था। और ये वाला पॉइंट हमारे पास था पॉइंट O, जो कि हमारा कहला रहा था सेंट्रल मैक्सिमा। क्या कहला रहा था भाई साहब? सेंट्रल मैक्सिमा। यानी कि यहां पे आपके पास ब्राइट स्पॉट था। और क्यों ब्राइट स्पॉट था? क्योंकि दोनों स्लिट से जो रेज यहां पे आ रही थी उनके दरमियान में कोई पाथ डिफरेंस नहीं था। सही है, अभी मजीद भी बातें रिवाइज करा देता हूं। फिर हमने एक बात ये पढ़ी थी, अब देखो हमें ये बात समझ में आ गई, इस स्लिट S1 से ऐसे 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 करके रेज निकलेंगी, S2 से भी ऐसे 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 रेज निकलेंगी, और वो रेज आपस में इस पूरे रीजन में मिलती भी जाएंगी। अब कहीं कहीं पर वो ऐसे मिलेंगी कि एक दूसरे का इफेक्ट ऐड कर रही होंगी, कहीं कहीं पर ऐसे मिलेंगी कि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रही होंगी। तो हमने इंटरफेरेंस के अंदर 2 टाइप्स पढ़ी थी। एक थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव्स का ऐसे मिलना कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए। एक थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वेव्स का ऐसे मिलना कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए। अगर आपको इंटरफेरेंस में जरा सा कोई डाउट है तो फिजिकल ऑप्टिक्स 02 ये YDSC शुरू कराने से पहले मैंने इसकी बेसिक फाउंडेशन पूरी वहां पे बिल्ड की थी। क्लियर हो गया? चलो देखो, अब मान लो अगर मैं आपको कुछ बातें रिवाइज भी करा दूं, हमने ये देखा था कि कब 2 वेव्स आपस में मिलेंगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो हमने ये बात की थी, अगर 2 वेव्स आपस में मिले और उनके दरमियान का जो पाथ डिफरेंस है वो या तो 0 हो, यानी कि कोई पाथ डिफरेंस ना हो, दोनों में से किसी ने उस पॉइंट तक आने के लिए एक्स्ट्रा फासला कवर ना किया हो, या तो पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर हो। लैम्डा क्या होता है? एक पूरी वेव की लेंथ। मान लो इसका मतलब क्या है, पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है? ये कोई पॉइंट है, एक वेव इस पॉइंट से यहां पर आई, एक वेव इस पॉइंट से यहां पर आई, मतलब ये अलग सोर्स है, ये अलग सोर्स है, इसे S1 कह दो, इसे S2 कह दो। S1 से वेव एक यहां पे आ रही है, S2 से एक वेव यहां पे आ रही है। S1 से आने वाली वेव मान लो 4 साइकिल में ये फासला कवर कर रही है। S2 से आने वाली वेव मान लो 5 साइकिल में ये फासला कवर कर रही है। तो गोया S2 से आने वाली वेव ने 1 साइकिल ज्यादा फासला कवर किया, 1 साइकिल में ज्यादा फासला कवर किया। फिर समझो भैया, आ रही दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर है। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है? वेव्स का मिलना। तो एक ही पॉइंट पे आएंगी एक ही वक्त में, तभी वेव्स मिलेंगी। S1 से जो वेव यहां पे आ रही है कितने साइकिल में फासला कवर कर रही है? 4 में। S2 से जा रही है वो 5 साइकिल में फासला कवर कर रही है। तो गोया S2 से आने वाली वेव ने 1 साइकिल एक्स्ट्रा लिया इस डिस्टेंस को कवर करने में, तो ये कहलाएगा आपके पास क्या? पाथ डिफरेंस। तो हमने देखा था अगर 2 वेव्स मिले, ऐसे मिले कि या तो इनके बीच कोई पाथ डिफरेंस ना हो, या 1 लैम्डा हो या 2 लैम्डा, ये लैम्डा के पीछे 1 है, या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, या करते करते इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ हो जाए, m लैम्डा हो जाए।
इस केस में हमने कहा था यहां क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आसान भाषा में डेफिनेशन क्या है कि वेव्स ऐसे मिलेंगी कि इफेक्ट ऐड होगा, क्रस्ट पे क्रस्ट आएगा, ट्रफ पे ट्रफ आएगा। और आप यूं भी कह सकते हो जो इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मैंने इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी ड्राइव कराया था फिजिकल ऑप्टिक्स 02 में, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। देख सकते हो पूरी कहानी मैंने वहां बताई हुई है। ठीक हो गया, ये बात हमने पढ़ी थी। फिर मेरा बेटा हमने ये बात देखी थी कि कैसे जब दो वेव्स आपस में मिलेंगी तो आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इंटरफेरेंस क्या होती है, रिवाइज कर लो। इंटरफेरेंस का मायना यह है दो वेव्स का आपस में किसी एक पॉइंट पर आकर मिलना। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है, ऐसे मिलना कि दोनों एक दूसरे का इफेक्ट काटने की कोशिश करें, दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करने की कोशिश कर रही हो। यानी कि जब इफेक्ट कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई नेट बोले तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। फॉर्मूला इसका ड्राइव कराया था √I1 माइनस √I2 ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर। और ऐसा कब होगा, जब दो वेव एक पॉइंट पर पहुंचे और दोनों वेव्स के दरमियान में जो पाथ डिफरेंस हो वो या तो λ/2 हो। λ/2 मतलब आधे साइकिल का, यानी कि ये मान लो सोर्स S1, ये मान लो सोर्स S2, यहां पे कोई पॉइंट मौजूद है। S1 से आने वाली वेव यहां पे आई, S2 से आने वाली वेव भी यहां पर आई। एक ही पॉइंट पर दोनों सोर्स से वेव्स आकर मिल रही हैं, इंटरफेरेंस कर रही हैं एक ही टाइम पर। जाहिर सी बात है भाई, मिलना कब होता है, मैं कहता हूं मैं अपने दोस्त से मिला तो एक ही जगह पर मैं और मेरा दोस्त एक ही वक्त में मौजूद होंगे तभी तो मिलेंगे। मैं उस जगह पे पहले चला जाऊं और फिर वहां से चला जाऊं, मेरा दोस्त बाद में उस जगह पर आए तो मिलेंगे थोड़ी। एक ही वक्त में एक ही जगह पर होना, दैट इज मीटिंग ना। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, मिलना, वेव का मिलाप। तो भाई एक ही वक्त में यहां और यहां से आने वाली वेव यहां पर मौजूद होगी इस पॉइंट पर। अब देखो S1 ने ज्यादा फासला कवर किया, S2 ने कम फासला कवर किया क्योंकि S2 के करीब रखा हुआ है ये पॉइंट। मान लो S1 से जो वेव यहां पे आ रही है इसने तकरीबन 4.5 साइकिल लिए यहां तक आने में। सर 4.5 साइकिल कैसे, भाई मान लो बना के दिखाता हूं, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3, 4, ऐसे 4.5, समझ जाना 4.5 साइकिल लिए। और इसने मान लो आपके पास 4 साइकिल लिए, 1, 2, 3, 4 साइकिल लिए यहां तक आने में। तो गोया ऊपर से आने वाली वेव ने एक आधा साइकिल क्या किया, हाफ साइकिल एक्स्ट्रा कवर किया, नजर आ रहा है। तो ये जो पार्ट डिफरेंस है, इस पार्ट डिफरेंस की वजह से यहां पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यानी कि वेव्स ऐसे मिलेंगी कि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेंगी, या क्रस्ट पे ट्रफ बैठ रहा होगा और ट्रफ पे क्रस्ट आ रहा होगा और रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। या तो पार्ट डिफरेंस आधे साइकिल का हो 1 λ/2, या 3 λ/2, या 5 λ/2, या 7 λ/2। अच्छा, इससे परेशान नहीं होना सर ये 1 λ/2 क्यों है, 2 λ/2 क्यों नहीं हो रहा, λ/4 क्यों नहीं हो रहा, λ/3 क्यों नहीं हो रहा। बच्चे इस सब चीज का आंसर फिजिकल ऑप्टिक्स 02 में बहुत तफसील से दिया है। 2 घंटे का लेक्चर है जिसमें मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। अगर उससे भी तसल्ली ना हो तो इससे जो पीछे वाला चैप्टर है वेव्स के नाम से सारे बोर्ड्स के अंदर है, अकूस्टिक्स के नाम से सिंध बोर्ड के अंदर है, उसके डिटेल लेक्चर अपलोड किए हुए जिसमें इन सब चीजों का बहुत तफसील से आंसर किया है, सब कुछ कॉन्सेप्चुअली बताया है। तो इसको अगर मैं जर्नलाइज करूंगा, अगर आप यहां पे नोट करो ये क्या चल रहा है, λ/2 के पीछे 1 है, यहां λ/2 के पीछे 3 है, यहां 5 है, यहां 7 है। आपको नजर आ रहा है ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं, ऑड नंबर्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, ऑड नंबर्स, जो 2 के टेबल में डायरेक्टली नहीं आते। भाई 2 के टेबल में 3 नहीं आता डायरेक्टली, 1 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता, आगे क्या आएगा 9, 11, 13 नहीं आता डायरेक्टली। तो ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे, λ/2 से। अब इसको अगर हम जनरलाइज कर लें तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस क्या बनता है, जनरलाइज करने पर ऑड नंबर की जनरल टर्म होती है 2m-1 मल्टीप्लाई बाय λ/2। m यहां पे कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, तो 1 2 3, मतलब m की मिनिमम वैल्यू 1, m को यहां 1 पुट करो, चेक करो जरा, 2 1 = 2, 2 - 1 1 λ/2। m की मिनिमम वैल्यू पुट करने पर ये बन रहा है। m की अगली वैल्यू पुट करो, 2 2 = 4, 4 - 1 3, तो 3 λ/2 बन रहा है। ये हो गया। अगर इस 2 को मैं ब्रैकेट के अंदर भेज दूंगा तो ये बनेगा 2m-1 अपॉन में आ गया 2, ब्रैकेट के बाहर आ गया λ/2। ये 2 तो अंदर चला गया ना भैया, नीचे कैसे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं एलसीएम ब्रेक कर दूं तो ये बनेगा 2m/2 माइनस का हाफ और आ गया जनाब ये लैम्डा। यहां 2 से 2 मर गया, क्या बनता है ये m - का हाफ लैम्डा।
यानी कि ये मेरा बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जनरल कंडीशन है, ये मेरे बच्चे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जनरल कंडीशन है। यहां पे जो m है ना आपके पास, ये m स्टार्ट हो रहा है आपके पास 0 से, जहन में रखिएगा। आपस की बात है, मैंने 03 लेक्चर के अंदर इस चीज का भी आंसर किया है। आपकी किताबों के अंदर जगह जगह यहां लिखा होता है 2m + 1 × λ/2, वो भी सही है। फर्क क्या है, अगर आप यहां लिखते हो 2m + 1 × λ/2, या तो यहां कंडीशन बनेगी m + ½ λ। उस केस में m स्टार्ट होगा 0 से, m 1 से स्टार्ट नहीं होगा। फिर m 1 से कब स्टार्ट होगा, जब ये माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आप यहां पे m + ½ λ लिखते हो तो m कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। लेकिन वो फिजिक्स के एतबार से गलत है। क्यों गलत है, अभी बताता हूं, रिवाइज भी करा देता हूं, वैसे तो बताया मैंने ऑलरेडी। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जनरल कंडीशन, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जनरल कंडीशन। फिर हमने देखा था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। सर वो क्या था, देखो मान लो मेरा बेटा यहां से वेव निकल रही है, यहां से वेव निकल रही है, आपस में मिल रही है। मैं यहां पे एक कोई रैंडम पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट P कह दिया इसको मैंने, कोई भी एक पॉइंट मैंने स्क्रीन पे ले लिया उठा के, ठीक है। अब S1 से वेव आएगी इस पॉइंट पर, ये मान लो S1 से वेव आई इस पॉइंट पर, S2 से भी वेव आ गई इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जाहिर है S1 से वेव आ गई इस पॉइंट पर, S2 से आने वाली वेव से इस पॉइंट पर आकर क्या हो रही है, मिल रही है। अब जब वेव मिलेगी तो आपके पास यहां पे क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, या तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज बनेगी, ब्राइट स्पॉट बनेगा या डार्क स्पॉट बनेगा। ये चीज किस पे डिपेंड करती है, पाथ डिफरेंस पे। अभी तो पढ़ा सर पाथ डिफरेंस क्या है, देखो सोचो, S1 से जो वेव यहां पे आ रही है इसका रूट देखो ये रहा, S2 से जो वेव यहां पे आ रही है इसका रूट देखो ये रहा। क्या दोनों ने एक बराबर फासला कवर किया है, नहीं। S1 से यहां जाने वाली वेव ने फासला कम कवर किया है, S2 से जाने वाली वेव ने फासला ज्यादा कवर किया है। तो गोया आपको कुछ एक्स्ट्रा फासला कवर किया है किसने, S2 से जाने वाली वेव में। ये था पाथ डिफरेंस। कैसे निकालेंगे, S2p माइनस का S1p, जो ये फासला कवर हुआ माइनस इसमें से इसको कर दो, इसको हम कहते हैं ये क्या है, पाथ डिफरेंस। कैसे निकालते हैं, यहां पे आप एक ड्रॉ करते हो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब जो यहां पे एंगल 90 का बना रहा हूं, तो ये इस पॉइंट को आपने नाम दे दिया Q का। ये जो आपका डिस्टेंस था ना, ये जो डिस्टेंस था आपका, ये जिसको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, ये आपके पास कहला रहा था पाथ डिफरेंस। क्या कहला रहा था मेरे बेटे, पाथ डिफरेंस। याद आ गई ये चीज, इसको कहा था आपने S2Q, इसको आपने कहा था ये क्या है, पाथ डिफरेंस। और इसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये क्या था हमारे पास, d sin थीटा। क्या फॉर्मूला था, d sin थीटा। सर इसमें थीटा तो कहीं दिख ही नहीं रहा। थीटा मेरे बच्चे ये वाला एंगल भी आप कह सकते हो, ये भी थीटा है। या यहां से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो, एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये वाला जो एंगल है ना मेरे बेटे, ये वाला एंगल भी आपके पास क्या था, थीटा था। ये और ये थीटा बराबर था। ये सब बातें हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भैया मुकम्मल कर चुके हैं, सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि मैं आगे की बात बताने के काबिल हो जाऊं। ठीक हो गया। डी हमारे पास क्या है, एंगुलर डी हमारे पास क्या है, स्लिट सेपरेशन। और थीटा आपके पास क्या है, फिलहाल इसको एंगल का नाम दो, अगले लेक्चर के अंदर आपको मजीद थीटा के बारे में बातचीत पता चल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, सर इसका एक और पार्ट भी है। जी मेरा बेटा एक और पार्ट भी है, एक बड़ा टॉपिक है ये। अगर आपको बोला जाए ना फिजिकल ऑप्टिक्स में से कोई एक टॉपिक प्रिपेयर कर लो जो एग्जामिनर लाजमी पूछेगा, तो वो YDSC का टॉपिक है। इतने क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, हमने कहा था कि यार अगर इस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर, अगर इस पॉइंट के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, क्या बन रही है, ब्राइट फ्रिंज, तो मैंने कहा था ये तब होगा जब पार्ट डिफरेंस m लैम्डा के बराबर होगा या कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फॉलो करेगा। और पार्ट डिफरेंस यहां पे क्या होता है, d साइन थीटा के बराबर होता है। तो d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा जब भी ट्रू होगा, पार्ट डिफरेंस जब भी इसके बराबर होगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा। और अगर 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 पाथ डिफरेंस m माइनस हाफ लैम्डा के बराबर हो जाए, यानी कि डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन को फॉलो कर लेगा, तो इस केस के अंदर वहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, वहां पे आपके पास डार्क फ्रिंज बन रहा होगा। ये सारी बातें मेरा बेटा हम लोगों ने पढ़ी थी। अब m प्लस हाफ लैम्डा क्यों नहीं लिखा, m माइनस हाफ लैम्डा क्यों लिख रहा हूं, इसको बता देता हूं, इतनी हिस्से को कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा यहां पे ना जरा कॉन्सेप्ट समझ लो, आप m माइनस हाफ लैम्डा क्यों यूज कर रहे हो। 20 मिनट हो गए, अभी तक हम लोग सिर्फ चीज़ें ही रिवाइज कर रहे हैं। ये जो आपकी स्क्रीन होती है ना, अगर आप स्क्रीन को सामने से देखोगे तो ये आपको ऐसे नजर आएगी सामने से देखने पे।
इसमें जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट होता है जिसको आप कहते हो सेंट्रल मैक्सिमा, मान लो मैं ब्लू कलर से मैक्सिमा शो कर रहा हूं, ये होता है आपके पास सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। इसके लिए होता है m इज इक्वल टू 0। m यहां पे कोई ऐसे वैसी चीज नहीं होती। m यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में m से मुराद होती है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज, ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। अगर आपको बोला जाए m इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जीरोथ ऑर्डर की फ्रिंज की बात हो रही है। जीरोथ ऑर्डर कहां पे होगा? सेंट्रल पॉइंट पे, और सेंट्रल पॉइंट पे हमेशा क्या बनता है? मैक्सिमा बनता है। तो मेरा बेटा m इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है सेंट्रल स्पॉट, ठीक है। तो सेंट्रल स्पॉट पे हमेशा आपको क्या मिलता है? मैक्सिमा मिलता है। सेंट्रल पॉइंट पे चूंकि डार्क स्पॉट नहीं मिल सकता, इसलिए डार्क फ्रिंज के केस में जीरोथ ऑर्डर फ्रिंज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फिर समझो, देखो समझो, आपको ये सेंट्रल स्पॉट पे m इज इक्वल टू 0 मिल गया, इसको मैक्सिमा नंबर 1 नहीं कहते भाई, अल्लाह के वास्ते। दिस इज नॉट मैक्सिमा नंबर 1, मैक्सिमा 1 बाद में आएगा, अभी समझाता हूं आपको। देखो ये आपके पास आ गया। सेंट्रल स्पॉट का मतलब क्या है? S1 से वेव यहां पे आ रही है, S2 से वेव यहां पे आ रही है, इन दोनों के दरमियान में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। अब आप स्क्रीन पे ऊपर जाना शुरू हो जाओ। ऊपर जाने का मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव करना शुरू हो जाओ। जितना आप ऊपर जाओगे y का वैल्यू पॉजिटिव होगा। जब आप ऊपर जाओगे तो दरमियान में पार्ट डिफरेंस क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपके पास थोड़े टाइम के बाद जाके आता है पहली डार्क फ्रिंज। ये जो पट्टी आ रही है इसी को फ्रिंज कहते हैं, ठीक है। ये जो रेड से बना रहा हूं इसको मान लो ये क्या है? आपके पास डार्क फ्रिंज है। अच्छा, ये आपके पास है पहली डार्क फ्रिंज, इसे आप कहते हो मिनिमा नंबर 1। मिनिमा नंबर 1 का मतलब क्या है? यहां कहीं पे वेव्स आकर आपस में आकर मिल रही हैं, और ऐसे मिल रही हैं कि S2 से यहां पर आने वाली वेव λ/2 डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है S1 से यहां पे आने वाली वेव में, यानी कि वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस कितना है? λ/2। अच्छा, और ऊपर चलो, आप थोड़ा सा और ऊपर जाते हो तो आपको पहला मैक्सिमा मिलता है। ये है मैक्सिमा नंबर 1 मेरे भाई, इसे कहते हैं मैक्सिमा नंबर 1। ये मैक्सिमा नंबर 1 पहले डार्क स्पॉट के ऊपर होगा या पहली डार्क फ्रिंज के ऊपर होगा। अच्छा, स्पॉट और फ्रिंज का कॉन्सेप्ट फर्क कर लो। अगर आप स्क्रीन ऐसे सामने देख रहे हो और स्लिट्स ऐसे हैं तो आपको फ्रिंजेस ऐसे 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 बनी हुई नजर आएंगी। साइड से देखोगे इसी चीज को तो आपको ऐसे स्पॉट दिखेगा, ब्राइट स्पॉट सेंट्रल पे, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे दिखेगा। ये फर्क है बस ब्राइट और डार्क में। तो ये मैक्सिमा नंबर 1 है। पार्ट डिफरेंस यहां पे कितना होता है वेव्स के बीच में? लैम्डा। और ऊपर चले जाओ भाई, और ऊपर जाओ, यहां पे जाओ, फिर एक डार्क स्पॉट मिलेगा, मतलब साइड से देखने पे, फ्रंट से देखने पे एक डार्क फ्रिंज मिलेगी। ये आपके पास होता है मेरे भाई मिनिमा नंबर 2, यानी कि दो वेव्स आपस में आके जब इस पॉइंट पर मिल रही हैं तो ऐसे मिल रही हैं कि उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या है भाई? 3λ/2। और ऊपर चले जा भाई, जब ऊपर जाओगे ये आपको मिलेगा क्या? मैक्सिमा नंबर 2, इसे कहते हैं मैक्सिमा नंबर 2। अब प्रॉब्लम क्या होती है जरा समझिएगा। प्रॉब्लम क्या होती है? देखो m लैम्डा के अंदर तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब आपको जीरोथ ऑर्डर की इमेज चाहिए, जीरोथ ऑर्डर का आपको फ्रिंज चाहिए, तो आपने m इज इक्वल टू 0 डाला, आपको जीरोथ ऑर्डर की मिल जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा चाहिए, यानी कि आपको इसकी बात करनी है। देखो ना ये क्या चीज है? ये पार्ट डिफरेंस ही तो है, और क्या है? अगर पार्ट डिफरेंस ये होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब आपको फर्स्ट मैक्सिमा की बात करनी है तो आपने पहले मैक्सिमा के लिए यहां 1 पुट कर दिया तो पार्ट डिफरेंस आ गया 1 लैम्डा। दूसरे मैक्सिमा के लिए आपने m की जगह 2 पुट कर दिया तो आपको मिल गया 2 लैम्डा, यानी कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है भाई। आपने m की जगह 1 पुट किया तो आपको पहला मैक्सिमा मिल गया इसे। जब आपने m की जगह 2 पुट किया तो आपको दूसरा मैक्सिमा मिल गया। m की जगह 3 पुट किया तो तीसरा मैक्सिमा मिल गया। अच्छा, -1 पुट करा तो इसके नीचे पहला मैक्सिमा मिल जाएगा। -2 पुट करोगे तो इसके नीचे, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से नीचे वाली साइड पे पहला दूसरा मैक्सिमा मिल जाएगा माइनस पुट करने पर। अब अगर मैं ये देखो इधर, अगर मैं m प्लस हाफ लैम्डा को लेके जाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या आएगी जरा समझना। जब मैं m इज इक्वल टू 0 को यहां पुट कर रहा हूं तो हो क्या रहा है? m है ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। m इज इक्वल टू 0 पुट करने पे आप कह रहे हो जीरोथ ऑर्डर की डार्क फ्रिंज। अबे जीरोथ ऑर्डर की डार्क फ्रिंज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, समझ आ रही है? जीरोथ ऑर्डर पे डार्क फ्रिंज है ही नहीं, ये है जीरोथ ऑर्डर, ये है जीरोथ ऑर्डर। इस पे तो मैक्सिमा है, ब्राइट फ्रिंज है। तो m इज इक्वल टू 0 पुट करने पे देखो यहां से आंसर क्या आता है? हाफ लैम्डा, λ/2। λ/2 का मतलब आप पहले मिनिमा की बात कर रहे हो, गोया फर्स्ट मिनिमा के लिए आपने m इज इक्वल टू 0 पुट किया। अब m इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो जरा। 1 पुट करोगे तो 1 प्लस हाफ बनेगा। 1 प्लस हाफ मतलब 1.5, 1.5 मतलब 3/2, तो 3λ/2 हो गया। 3λ/2 का मतलब हो गया मिनिमा नंबर 2 की बात कर रहे हो, यानी कि मिनिमा नंबर 1 के लिए m इज इक्वल टू 0 पुट किया, मिनिमा नंबर 2 के लिए m इज इक्वल टू 1 पुट किया,
और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि आप m को 0 से स्टार्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई 0 से स्टार्ट? अब यहां करो जरा, m इज इक्वल टू 1 पुट करो। जैसे ही आप m इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, जैसे ही आप m इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 1 माइनस हाफ कितना हुआ? हाफ लैम्डा, यानी कि m 1 पुट करने पे मिनिमम नंबर 1 आ गया। अब m इज इक्वल टू 2 पुट करो तो 2 माइनस हाफ कितना हो जाएगा? 3/2, क्योंकि 2 में से आधा निकाल देंगे तो 1.5 बचेगा, तो ये आ गया आपके पास। यानी कि जो m की वैल्यू डालोगे वही वाला आपको मिनिमा मिलना शुरू हो जाएगा। और ये बात हमें पता है, जैसे मिनिमा ऊपर एग्जिस्ट करेंगे वैसे ही मिनिमा नीचे भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे। क्लियर हो गई बात की? अब देखो मेरे बच्चे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है ना फ्रिंज विड्थ, उसको देख लेते हैं जल्दी से। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है? दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच के दरमियान का फासला या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच के या दरमियान का फासला। इसको लिख लेना सबसे पहले तो अपने पास। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस या द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ कहते हैं। वापस हम यहां पे डिस्कस भी करते हैं, देख भी लेते हैं। देखो ये मान लो मेरे भाई हमारे सामने स्क्रीन है और स्क्रीन के बिल्कुल बीचों बीच आपको क्या मिल रहा है? एक अदद मैक्सिमा मिल रहा है, ब्राइट स्पॉट मिल रहा है, विच इज एट m इज इक्वल टू 0, 0th ऑर्डर में मिल रहा है। अच्छा, जब आप थोड़ा ऊपर जाते हो आपको पहला क्या मिलता है भाई? मिनिमा मिलता है। अच्छा ये पहला मिनिमा है आपके पास, इसको मैं कह देता हूं मिनिमा नंबर 01। अच्छा, फिर आप ऊपर जाते हो, क्या मिलेगा भाई? फिर आपको एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, ये मिल गया आपके पास ब्राइट स्पॉट। अच्छा, फिर आप ऊपर जाते हो, क्या मिलेगा भाई? मिनिमा नंबर 2, इसे आपने मार्क कर दिया, दिस इज मिनिमा नंबर 2। अच्छा, जैसे मिनिमा नंबर 1 ऊपर है वैसे मिनिमा नंबर 1 नीचे भी होगा। जैसे इस पॉइंट पे जो वेव्स आ रही हैं उनके दरमियान में पार्ट डिफरेंस λ/2 है, ऐसे ही जो मिनिमा यहां बनेगा उनके दरमियान में पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा। बस फर्क क्या होगा? ऊपर जैसे स्क्रीन के ऊपर वाली साइड पे S2 से आने वाली वेव ज्यादा फासला कवर कर रही है, तो नीचे वाली साइड पे S1 से आने वाली वेव ज्यादा फासला कवर कर रही होगी। क्लियर हो गया? और देखो 1.52x की स्पीड पे लगा के, ठीक है। अच्छा, अब इससे ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है? एक और मैक्सिमा आ गया, ये आ गया, ठीक है। मार्क कर लेते हैं इसे, दिस इज मैक्सिमा नंबर 1, दिस इज मैक्सिमा नंबर 2। सेट, सही। चलो अब पहले डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस निकालते हैं, फिर निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस और देखते हैं कि दोनों बराबर हैं या नहीं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला डिफाइन किया था, दैट वाज m लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू नहीं होता, तब ट्रू होता है जब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है, या आप कहोगे जो वेवलेंथ है ये बहुत छोटी होती है। किसके मुकाबले में? डी के मुकाबले में। डी क्या है? स्लिट्स के दरमियान का फासला, जो वेव उसमें से जा रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है। या आप कहोगे जो ये पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है, यानी कि जो ऊपर बन रही है y है, y क्या है? सेंट्रल मैक्सिमा से जहां पे फ्रिंज बन रही है, जो आपकी रेफरेंस फ्रिंज है, उनकी डिस्टेंस जो है दैट इज y। ये बहुत छोटा है किसके मुकाबले में? स्क्रीन और स्लिट के दरमियान के डिस्टेंस के मुकाबले में। ये सब हमने ड्राइव किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। खैर 99.9% केस में आपकी ये अजम्पशन बिल्कुल ट्रू चलती है, ऐसे ही होता है एक्चुअल के अंदर, ठीक है। खैर, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला ये था। अगर मैं पहली ब्राइट फ्रिंज की बात करूं कि ये ब्राइट फ्रिंज बन कहां रही है, सर बन कहां रही से मुराद क्या है ये भी बता दें, अभी बताते हैं। मैक्सिमा नंबर 1 के लिए मेरे भाई हमें पता है m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट कर दो आगे, m इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। भाई ये जो आपने निकाला है ना y का वैल्यू, इसको आप कह दो y1। ये है पोजीशन ऑफ पहली ब्राइट फ्रिंज, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से कितने फासले पे ये बन रहा है, दैट इज y1। ये है y1, सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर बन रहा है। अच्छा, इसी में अगर मैं y2 निकालने जाऊं, यानी कि सेकंड फ्रिंज का रेफरेंस से डिस्टेंस निकालू, रेफरेंस क्या है? ये रेफरेंस है मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, इससे डिस्टेंस निकालू तो m की जगह 2 पुट कर देंगे भाई, तो 2 लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। तो ये आ गया 2 लैम्डा l डिवाइडेड बाय, ये 2 लैम्डा l डिवाइड बाय d क्या है ये समझना, अगर नहीं समझ में आया फिर समझ लो। देखो सेंट्रल मैक्सिमा से, कहां से? सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल मैक्सिमा से जो आपका मैक्सिमा नंबर 2 है, भाई यहां जो पुट किया है मैक्सिमा नंबर 2, यानी कि सेकंड ऑर्डर इमेज निकाली है ना, सेकंड ऑर्डर फ्रिंज निकाली है ना, तो यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको अपन लोग कहेंगे y2। अब मुझे रिवाइज कराओ, मैंने आपको फ्रिंज विड्थ का क्या कॉन्सेप्ट दिया था? मैंने कहा था डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस,
या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस। तो भाई ये एक ब्राइट फ्रिंज, ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज, इन कंसेक्यूटिव मतलब इसके फौरन बाद में आने वाली, तो इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा जिसको मैंने रेड से शो किया है, यही तो फ्रिंज विड्थ होगी। इस फ्रिंज विड्थ को हमारी किताबों में डेल्टा वाई से शो करते हैं, बास किताबों में बीटा से शो करते हैं, बास किताबों में ओमेगा से शो करते हैं। जैसे आपने शो करना हो कर लेना, बीटा ओमेगा एक ही बात है। फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस, कैसे आएगा? y2 माइनस y1, y2 सेंट्रल मैक्सिमा से मैक्सिमा नंबर 2 तक का फासला, y1 सेंट्रल मैक्सिमा से मैक्सिमा नंबर 1 तक का फासला। निकाल ले भाई, y2 माइनस y1, तो बोल भाई कितना है? 2 लैम्डा एल बटे में आया d माइनस लैम्डा एल बटे में आया d। कॉमन क्या निकल रहा है? कॉमन निकल रहा है लैम्डा एल बटे में d। कॉमन निकाल लिया, यहां 2 बचा और इसके साथ 1 बच गया, 2 माइनस 1 1। गोया कि आपकी फ्रिंज विड्थ कितनी आई? लैम्डा एल डिवाइडेड बाय d। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ। अच्छा, मजीद देखो, अब ये मिनिमम वाले पॉइंट से भी निकाल लें, छाप लो जल्दी से। मिनिमम वाले पॉइंट से भी आपको यही वाली बात निकाल के दिखा दूं। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। चलो सर, कहाँ आसान है, इतनी अजियतनाक चीजें कर रहे हैं। चलो देखो भैया, अब हमारे पास जब हमने पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, तो इसको हम स्मॉल वाई से भी शो किया करते थे, याद रखना। ये था हमारे पास m माइनस का हाफ लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। अच्छा बच्चे, इससे परेशान नहीं होना कि किताब में m प्लस हाफ लिखा हुआ है, कई दफा बता चुका हूं। आप किताब वाले फॉलो करना चाह रहे हो, किताब वाली फॉलो कर लो, बस m को स्टार्ट करना 0 से। तो बच्चे, आपने जब मिनिमा नंबर 1 निकालना है तो m इज इक्वल टू 2 पुट कर देना, मिनिमा नंबर 2 निकालना है तो m इज इक्वल टू 3 पुट कर देना। मिनिमा नंबर मतलब जो मिनिमा निकालना है ना y से ऊपर वाली साइड पे, उससे एक आगे का m पुट कर देना जाके। इसमें आसान होगा, y से ऊपर वाली साइड पे जो भी मिनिमा निकालना है वही m का वैल्यू पुट कर देना। जैसे मैं मिनिमा नंबर 1 निकालने के लिए जाऊं तो y1, m की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस का हाफ लैम्डा एल डिवाइड बाई डी। एक में से आधा निकाला तो हाफ ही बच गया, तो हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा एल डिवाइड बाई डी, यानी कि लैम्डा एल अपॉन में आ गया क्या? 2d। अच्छा, अगर मैं मिनिमा नंबर 2 निकालता हूँ, मेरे वाले उसमें तो आपने y से ऊपर जो भी मिनिमा निकालना है, सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जो भी मिनिमा निकालना है, वही आप m का वैल्यू रखोगे। तो अगर मुझे 2 निकालना है, मैं यहाँ 2 रख दूंगा, 2 माइनस का हाफ लैम्डा एल डिवाइड बाय डी। 2 में से आधा निकालेंगे तो 3/2 बचेगा, तो 3 इंटू लैम्डा एल अपॉन में आ गया 2d। अब मैंने क्या कहा था, आपके पास फ्रिंज विड्थ क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, यही होगी ना फ्रिंज विड्थ, यही होगी। निकाल के देख लेते हैं भाई, y2 माइनस का y1 विच इज फ्रिंज विड्थ। अच्छा, तो 3 लैम्डा एल अपॉन में आ गया 2d माइनस का वो कितना है भाई? लैम्डा एल अपॉन में आ गया 2d। एलसीएम सेम है, तो 3 लैम्डा एल माइनस का लैम्डा एल क्या बचेगा? 2 लैम्डा एल अपॉन में आ गया 2d, 2 से 2 मर गया, क्या बनता है? लैम्डा एल अपॉन d। यही आ रहा था पहले भी आपके पास, ऐसे ही। चलो कॉपी कर लो इतना हिस्सा, आगे चलते हैं सवालों की तरफ। मेरे बच्चे, हमारे माजी में आए हुए क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन है, जितना टॉपिक अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और तसल्ली से सवालों को एक जेन्युइन अटेम्प्ट देनी है। गलत हो जाए तो वहीं पे मार्क करके लिखना कि यार ये मेरी गलती है, ये बिलाल भाई ने सॉल्व कराया था, फर्क नजर आएगा। देखो पहला सवाल, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, ठीक है, वेयर विल बी द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फॉर्म्ड। सेकंड ब्राइट फ्रिंज के बारे में बोल रहे हैं, आपको आगे स्लिट सेपरेशन भी दे दी और स्लिट से स्क्रीन तक का फासला भी दे दिया। देखो भाई, 99.9% केस वाला फॉर्मूला कौन सा है? m लैम्डा एल अपॉन डी। सर ये तो तब यूज करना था जब थीटा छोटा है, थीटा की तो बात ही नहीं हुई। तो मेरे बच्चे, आगे भी तो बताया था, थीटा छोटा बोले या वेवलेंथ बहुत छोटी है किसके मुकाबले में? स्लिट सेपरेशन के मुकाबले में। तो देखो वेवलेंथ यहां किस में दी हुई है? 10⁻⁻9 में दी हुई है। स्लिट सेपरेशन कितनी है? 4 mm, यानी कि 10⁻³ तो छोटा कौन हुआ? ये छोटा हुआ ना। कैसे? अरे भैया अभी डेसिमल यहां है, 1 2 3, मजीद 6 डिजिट आगे जाएगा, यानी कि ये लिखा है 0 पॉइंट के बाद 6 0, 0 0 0 0 0 0 फिर 5, ये लिखा हुआ है यहां। और ये क्या लिखा है? 4 × 10⁻³ यानी 0.004।
तो ये 0.004 है, ये 0 पॉइंट के बाद 6 बार 0 के बाद 5 है, तो ये बहुत छोटा हुआ इसके मुकाबले में, पहले पड़ गया। तो वेवलेंथ बहुत छोटी है स्लिट सेपरेशन से, गोया कि आपकी वो कंडीशन ट्रू है। वरना मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया था याद रखने का, अगर ये दोनों कभी भी आपको एक ही यूनिट में दे दिए जाए ना तो प्रॉब्लम आएगा वो वाला, वरना कभी भी नहीं आएगा प्रॉब्लम, ठीक है। आधी से ज़्यादा आवाम को तो ज़िंदगी में कभी पढ़ाते हुए ये वाली बात पढ़ाई भी नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि कभी जनरली ऐसा केस आता नहीं है, माजी में सिर्फ 1 या 2 बार आया टोटल मिला के, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, सेकंड ब्राइट फ्रिंज है ना, तो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा भी कह सकता था इसे, मैक्सिमा नंबर 2 भी कह सकता था। तो आप यहाँ लिखोगे 2, लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा 500 इंटू 10 पावर -9, और एल कितना दिया हुआ है 1, और अपॉन में आपके पास आ गया डी कितना है भाई 4 mm, यानी कि 4 इंटू 10 पावर -3। आप नोट करो मैंने यहाँ पे सारी SI वाली वैल्यूज रखी हैं, नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लिया, देखो 10 पावर -9 तो ये भी मीटर हो गया, और यहाँ पे मैंने डी भी जो है ना वो mm में नहीं रखा, मैंने इसको मिलीमीटर से मीटर में ले गया भाई, 4 इंटू 10 पावर -3 ये मीटर में हो चुका है। तो सारी SI वैल्यूज हैं, तो यहाँ से जो मेरे पास y का आंसर भी आएगा वो मीटर में आएगा, यानी कि SI के अंदर आएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो भाई, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई देख लो जल्दी से, ये हो गया 2 1 ज़ा और 2 2 ज़ा हो गया 4। अच्छा, इस 10 पावर -3 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं और 500 को देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 5 इंटू 10 पावर 2, 500 लिखा हुआ था, 10 पावर -9 रहा एज इट इज़, और 10 पावर +3 नीचे से आ गया ऊपर, अपॉन में 2 बच गया। 5 अपॉन 2 कितना होता है भाई साहब 2.5 होता है, 10 पावर 3 और 2 दोनों प्लस में, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 में से 9 जाएगा तो 10 की पावर -4 ये बचेगा। अच्छा, ये मीटर में आ रहा है आंसर। डेसिमल को अगर एक स्टेप पीछे ले जाऊं तो बन जाएगा 0.25 इंटू 10 पावर -3, ये आंसर भी सही है, ये भी सही है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 0.25 mm, जैसे आपको ऑप्शन में दिया हो। अगला सवाल देखो, कहता है इन YDSC 2 स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.1 mm, ये आपको डी दे दिया, and they are 0.5 meter from the screen. Wavelength of the light used is 5000 angstrom. एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 का मतलब डेसिमल अभी यहां है, 1 2 3 4 6 और आगे जाएगा, यानी ये भी लिखा हुआ है 0 पॉइंट के बाद 6 0 और फिर 5 मीटर। अब देखो यहां पे भी जो आपको स्लिट सेपरेशन दी हुई है ये कितनी दी हुई है 0.1 mm, यानी 0.1 इंटू 10 पावर -3 मीटर, डेसिमल 1 2 3, यानी कि ये लिखा हुआ है 0.0001। अब आप नोट करो, ये लिखा है 0.3 बार 0 और 1, ये लिखा है 0 पॉइंट के बाद 6 बार 0 और 5। तो वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है ये बहुत छोटी है इसके मुकाबले में। ओ भाई इसमें 0 पॉइंट के बाद 6 0 आ रहे हैं, इसमें 0 पॉइंट के बाद सिर्फ 3 0 आ रहे हैं, फर्क नजर आ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा ऑन द स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर देखो होता क्या है, अगर इसको समझाऊं, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर पहला डार्क पहला ब्राइट, फिर दूसरा डार्क दूसरा ब्राइट, तीसरा डार्क तीसरा ब्राइट, चौथा डार्क चौथा ब्राइट, ऐसे करते करते 7वां ब्राइट और 11वें डार्क के दरमियान का फासला निकालना है। तो गोया अगर मैं पहले 7th मैक्सिमा निकालूं तो भाई मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है, m लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। ये y क्या बताता है, सेंट्रल मैक्सिमा से किसी भी ब्राइट फ्रिंज का फासला, तो ये आ जाएगा यहां से, m की जगह मैंने 7 पुट किया तो 7 इंटू लैम्डा l बाय d, ये मेरे पास आ गया। मिनिमा मुझे निकालना है, और कौन सा वाला 11th मिनिमा निकालना है। डार्क का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, m माइनस का हाफ लैम्डा l बटे में आ गया d। देखो 11 पुट करो, यहाँ पे 11 निकालना है ना तो 11 पुट कर देंगे m की जगह, तो ये बन जाएगा मेरे पास 11 माइनस का हाफ इंटू लैम्डा l डिवाइडेड बाय d। अब 11 में से हाफ निकालना है, यहाँ कहीं पे निकाल के देख ले भाई क्या बन रहा है, 11 माइनस हाफ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, 2 11 are 22, 22 माइनस 1 21, तो क्या बन रहा है 21 अपॉन 2, 21 अपॉन 2 का मतलब हो गया आपके पास ये आ रहा है 10.5, यही आएगा ना, हाँ 10.5 लैम्डा l डिवाइडेड बाय d, या 21 अपॉन 2 भी लिख सकते हो, जैसे आसानी हो यार, ऐसे लिख लो जैसे अच्छा लगे। ये लो 21 अपॉन 2d ऐसे लिख लो, 21 अपॉन 2 को मैंने 10.5 लिख लिया था, सही हो गया। अब ये वैल्यू आ गई, अब आपने करना है क्या, इनके दरमियान का डिस्टेंस निकालना है, कॉन्सेप्ट का फील लो। देखो ये मेरा बेटा आपके पास ये है सेंट्रल मैक्सिमा, समझना, सेंट्रल मैक्सिमा से कहीं 7 लैम्डा बाय d ऊपर, इधर कहीं जाके आपके पास मैक्सिमा नंबर 7 मौजूद है,
और ये सेंट्रल मैक्सिमा को भी रेड से करें भाई, क्योंकि आपने ऊपर 7th मैक्सिमा भी रेड से कर दिया है। सेंट्रल मैक्सिमा से कहीं ऊपर फासले पे ये मौजूद है, इसको मैंने कहा y7, ये जो निकाला है YB7 लैम्डा L बाई डी। और इससे कहीं ऊपर जाके यहाँ कहीं पे, यहाँ पे आपके पास आपने अभी निकाला y11, ये कौन सा था, ये मिनिमा है, ये मिनिमा नंबर 11 है। इसको छोटे y से शो कर दो ताकि आपको परेशानी ना हो। ये बड़े y से ब्राइट फ्रिंज का शो कर रहे हैं पोजीशन, और छोटे y से डार्क फ्रिंज का शो कर रहे हैं। ये आपने y11 निकाला है। तो आपको बोला जा रहा है इनके दरमियान का फासला निकालो। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है? 11th मिनिमा का ये है फासला फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा स्पॉट, यानी कि 11th मिनिमा फ्रिंज का या 11th डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट वो ये है। 7वीं ब्राइट फ्रिंज का जो फासला है यहां से वो ये है। आपको इन दोनों के दरमियान का फासला चाहिए। अब सवाल पढ़ लो एक बार। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा ऑन द स्क्रीन। ये चाहिए, कुछ नहीं करने के, दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने इसको डिवाइड बाय 2 करके लिखा है इसीलिए ताकि मुझे ये पता चल जाए लैम्डा L बाई डी के पीछे जो बड़ा कोफिशिएंट है वो यहाँ है या यहाँ है। यहाँ देखो लैम्डा L बाई डी के पीछे 7 लिखा है, यहाँ लैम्डा L बाई डी के पीछे 10.5 लिखा है। गोया ये बड़ा है, यानी कि ये ज़्यादा ऊपर होगा। इसलिए मैंने जो यहाँ रफ डायग्राम भी बनाई है, इसमें डार्क फ्रिंज को ऊपर बनाया है और ब्राइट फ्रिंज को नीचे बनाया है, क्योंकि 11वीं डार्क फ्रिंज 7वीं ब्राइट फ्रिंज से ऊपर बन रही है। ये डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे आएगा, 21 लैम्डा L बाई 2D माइनस का 7 लैम्डा L बाई डी। अब एलसीएम सेम करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, यहाँ भी 2 आ गया। सर आपने ये लैम्डा L और D की वैल्यू क्यों नहीं रखी? क्योंकि एप्टीट्यूड पढ़ाते पढ़ाते आदत हुई हुई है कि वैल्यूज हमेशा आखिर में पुट करनी है ताकि जो मैथ्स है ना वो सबसे मिनिमम रहे। तो 7 2 यहाँ क्या हो गया 14, 21 में से 14 निकाल दिया तो क्या बचा 7 लैम्डा L बाय 2D, यही बचेगा। देखो यही बचेगा 7 लैम्डा L बाय 2D। वैल्यू पुट कर दे भाई। लैम्डा कितना दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या हो जाता है 10 पावर माइनस 10, ठीक है। 7 लैम्डा हो गया। L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है भाई 0.5 मीटर। 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 पावर माइनस का 1 अपॉन में 2 यहाँ पे आ गया भाई साहब। और D कितना गिवन है, D कितना है 0.1 mm। 0.1 mm को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 पावर माइनस 1। देखो इसका डेसिमल यहाँ मूव किया तो हो गया 1 इंटू 10 पावर माइनस 1, और mm की वजह से 10 पावर माइनस 3 अलग से भी आ जाएगा। सही हो गया। अब क्या करना है भाई, अब सिंप्लीफाई करना है, अब कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा। 25 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आप फिर तो 25 7 से आपके पास हो जाएगा 175। 175 को आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये कुछ इस तरह से आएगा 175 डिवाइड बाई 2, 10 पावर माइनस 1 और 10 पावर माइनस 10 हो गया माइनस 11, और ये 10 पावर प्लस 3 है तो 10 पावर प्लस 3 और 10 पावर माइनस 11, ये बन जाएगा आपके पास 10 पावर माइनस 8 अपॉन में आ गया आपके पास 10 पावर माइनस का 4। ऊपर जाएगा ये बन जाएगा 10 की पावर प्लस 4, यानी कि यहाँ आ गया आपके पास 10 की पावर माइनस 4। कैसे भाई, ये ऊपर गया तो प्लस 4 हो गया, माइनस 8 में से प्लस 4 निकाला तो माइनस 4 बचा। इसको सॉल्व कर ले भाई। 2 8 जा होता है 16 और 2 7 जा होता है 14, ऐसे ही है। डेसिमल लगाया 1 बच गया था ना, तो 2 5 जा होता है 10, हो गया 87.5 इंटू 10 पावर माइनस 4। डेसिमल को एक स्टेप पीछे ले जाओगा तो बनेगा 8.75 इंटू 10 पावर माइनस 3 या 8.75 मिलीमीटर। 8.75 मिलीमीटर छाप लो और एक बार इस सवाल को अपने हाथ से लाजमी सॉल्व कर लो आगे आगा खान वाले क्वेश्चन पर जाने से पहले। अब देखो मेरा बेटा, अगला सवाल है, ये अगला सवाल आपने खुद करना है, ठीक है। आगा खान 2013 में पूछा गया। इसका आंसर मैं आपके पास मेंशन कर देता हूं। इसका आंसर आएगा 3.428, क्योंकि मैंने सॉल्व किया था। तो इसका आंसर आएगा 3.428 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। देखो सवाल क्या है, इन YDAC द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 mm, ये आपको डी दे दिया, एंड स्क्रीन इज प्लेस 1.4 मीटर अपार्ट, ठीक है। इसको आप लिख लेना 28 इंटू 10 पावर माइनस 2 और mm हो जाएगा 10 पावर माइनस 3, ठीक है। स्क्रीन हो गई 1.4 मीटर अवे, इसको लिख देना 14 इंटू 10 पावर माइनस 1। काटम पीटी आसान होगी। ये काटम पीटी आसान करने के लिए मैंने बेसिक मैथ 01 और 02 का लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। कहता है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज, अच्छा पहली डार्क फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड टू बी दिस। अब आपको डिस्टेंस दे दिया। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ये जो आपके पास यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है ना, बेसिकली थॉमस यंग ने पहली बार जब न्यूटन की थ्योरी की धज्जियां उड़ाई थी तो उसने फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करके
जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। देखो ना, इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेट जो हैं वो एक्सपेरिमेंट की मदद से आ जाती हैं। स्क्रीन लगाने वाले कौन है? आप लोग। तो आपको पता है स्लिट से स्क्रीन के दरमियान का फासला कितना है। डी, स्लिट्स बनाने वाले कौन है? आप लोग। आपसे मुराद एक्सपेरिमेंट करने वाले, तो डी भी पता चल जाता है। उसने फ्रिंजेस जब ऑब्टेन की थी तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान में जो फासला था उसको उसने फ्रिंज विड्थ कहा था। तो उसने फ्रिंज विड्थ की मदद से क्या निकाला था? वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली थी। तो ये भी एक थॉमस यंग का कारनामा है। अपने बाद नोट्स में लिख लेना, शायद कभी पूछ ले। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का टेक अवे क्या था कि उसने पहली बार जिंदगी में यह प्रूव किया था कि लाइट वेव की फॉर्म में प्रोपेगेट करती है और लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करके बताई थी अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से, जो कि उस जमाने तक नहीं पता थी। ठीक है, चलो ये वैसे ही आ गई थी एक बात जहन में। खैर, आपको यहां पे क्या कह रहे हैं? फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज का मतलब क्या होगा? आप निकालोगे ऐसे y1 फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अब बोलोगे भाई m माइनस का हाफ लैम्डा एल बाई डी, m की जगह पुट कर देना 1, तो ये बन जाएगा आपके पास लैम्डा एल बटे में आ जाएगा 2d। और क्या है भाई? फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। लो भाई, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहे हैं, m लैम्डा एल बाई डी, तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है तो 4 लैम्डा एल बाई डी, ये बन जाएगा। बस अब इनको इसमें से माइनस कर दोगे आप उठा के। जब आप माइनस करोगे आप ऐसे करना y4 माइनस का y1। ये सर y4 माइनस y1 क्यों किया? इसलिए कि मुझे पता है बेटा ब्राइट फ्रिंज ऊपर बनेगी, चौथी ब्राइट फ्रिंज ऊपर बनेगी और पहली डार्क फ्रिंज नीचे होगी। अरे भैया, पहली डार्क आएगी, पहली ब्राइट आएगी, दूसरी डार्क, दूसरी ब्राइट, तीसरी डार्क, तीसरी ब्राइट। तो इसने डिस्टेंस किसके दरमियान में दिया है? इसने कहा पहली डार्क फ्रिंज और चौथी ब्राइट फ्रिंज के दरमियान में। तो चौथी ब्राइट फ्रिंज ऊपर है ना, तो उसका सेंट्रल मैक्सिमम से फासला बड़ा होगा। पहली डार्क फ्रिंज नीचे है तो उसका फासला भी सेंट्रल मैक्सिमम से क्या होगा? कम होगा। तो आप बड़े में से छोटे के निकालो और यहाँ पे इसको 0.6 से इक्वेट कर देना, ये लाके वैल्यू पुट कर देना, जो कॉमन निकलना हो कॉमन निकालना, सिंप्लीफाई करना, और यहाँ से क्या आएगा? वेवलेंथ। ये आंसर आ रहा होगा, मुझे कमेंट करके बता देना। अगले सवालों की तरफ चलते हैं। अब मेरे बच्चे दो क्वेश्चन आपके सामने मेंशन हैं जो कि ई-कैट यूईटी 2019 और 2023 के पेपर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं, आसान से क्वेश्चंस हैं। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के जो एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल ऑप्टिक्स में, उसी से हैं क्वेश्चंस। कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 546 नैनोमीटर इज यूज्ड, ठीक है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपको स्लिट सेपरेशन दी हुई है 0.10 mm, डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन दिया हुआ है जहां पे ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड की जा रही है 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट एंगल, ये थीटा आपसे मांग रहा है, एट व्हाट एंगल द फर्स्ट मिनिमा विल फॉल, किस एंगल पे पहला मिनिमा आएगा, किस एंगल पे पहला मिनिमा आएगा। व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस। अच्छा ये अगला सवाल है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। एट व्हाट एंगल द फर्स्ट मिनिमा विल फॉल। मेरे बच्चे जरा रिवाइज करो, क्या कंडीशन थी मिनिमा की या मैक्सिमा की? पहली स्लिट, दूसरी स्लिट, पहली स्लिट से वेव निकली, दूसरी स्लिट से वेव निकली, आपस में मिली, सामने स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। कहां पर मिनिमा मिलेगा, कहां पर मैक्सिमा मिलेगा? जहां जहां पर वेव्स के माबैन, वेव्स के दरमियान में, माबैन मतलब दरमियान में, वेव्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस m लैम्डा के बराबर होगा, वहां पर आपको मिलने वाला है मैक्सिमा। वेव्स के दरमियान में पाथ डिफरेंस m माइनस हाफ लैम्डा या m प्लस हाफ लैम्डा के बराबर होगा, वहां मिलने वाला है मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो मैं कह सकता हूं, अगर पाथ डिफरेंस, गौर से देखना, अगर पाथ डिफरेंस m माइनस हाफ लैम्डा के बराबर है, यही है ना, अगर पाथ डिफरेंस m माइनस हाफ लैम्डा के बराबर है तो स्क्रीन पे मुझे क्या मिलेगा? मिनिमा मिलेगा। मिनिमा की बात चल रही है। अच्छा, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो पाथ डिफरेंस होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? डी साइन थीटा के बराबर होता है। डेरिवेशन देखी थी इससे प्रीवियस लेक्चर में। इक्वेट कर दो दोनों को, क्या मिल जाएगा? डी साइन थीटा इज इक्वल टू m माइनस का हाफ लैम्डा, जो कि हमारी कंडीशन थी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अच्छा, अब क्या करें भाई? डी साइन थीटा आपसे जो एंगल पूछ रहा है वो किस ऑर्डर की इमेज का पूछ रहा है? व्हाट एंगल द फर्स्ट मिनिमा विल फॉल। आपसे एंगल पूछ रहा है, ये देखो, ये आपकी स्लिट थी, ये आपकी स्क्रीन थी, ये आपका सेंट्रल पॉइंट था। यहां गई में मान लो आपका आ रहा है फर्स्ट मिनिमा, मान लेते हैं ये आपके पास क्या आ रहा है? मिनिमा नंबर 1। तो आपका एग्जामिनर जो पूछना चाह रहा है ना, उसको फील भी कर लो पूछ क्या रहा है। वो कह रहा है भाई यहां से अगर मैं ऐसे बनाऊं, ये ऐसे बनाऊं, टेढ़ी मेढ़ी क्यों बन रहे हो भाई तुम? ये
ये जो एंगल था ना मेरे भाई, यही तो एंगल आपके पास क्या था, थीटा एंगल था, ये वाला एंगल था ना, ये पूछ रहे हैं। अब ये अगर पहले मैक्सिमा की बात करता तो भाई पहले मिनिमा के बाद पहले मैक्सिमा बनेगा, यहाँ ऐसे आ जाता है, ठीक है। तो बस डी साइन थीटा पहले मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे m की जगह 1 पुट करो, 1 माइनस हाफ क्या हो गया, हाफ हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा λ/2। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, आप बोलते भाई पहला मिनिमा कब होगा, पहला मिनिमा तब होगा जब वेव्स के दरमियान में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2, और जो आपका YDSE होता है उसमें पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डी साइन थीटा। आप डायरेक्ट डी साइन थीटा को λ/2 से इक्वेट कर देते तो भी यही आता। जैसे आप करो, आपकी मर्जी है, डजेंट मैटर। अब क्या करना है भाई, अब बोलोगे साइन थीटा विल बी इक्वल टू λ/2d। लैम्डा आपको पता है कहाँ है, नहीं पता, ये रहा 546 नैनोमीटर। 2 कांस्टेंट है, डी आपको पता है 0.10 इंटू 10 पावर -3, पता चल गया। और थीटा निकालना है ना, तो आगे भेज के आप क्या करोगे, साइन इनवर्स कर देना, तो साइन इनवर्स λ/2d, बस हो जाएगा आंसर। कैलकुलेटर यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पे आ रहा होगा 0.16 डिग्री। और यहीं पे वीडियो पॉज करके एक और काम करना, आप निकालना एट व्हाट एंगल द सेकंड मिनिमा विल फॉल, ये भी निकाल के देखना। फिर एक और काम करना, एट व्हाट एंगल फर्स्ट मैक्सिमा विल फॉल। फर्स्ट मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे, डी साइन थीटा इक्वल m लैम्डा, m की जगह 1 डाल देंगे, या यहां पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा जब पहले मैक्सिमा की बात करेंगे। डेल्टा डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1 लैम्डा फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। फिर सेकंड मैक्सिमा के लिए भी एंगल निकालना, तो हो जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा। एंगल निकाल के देख लेना, छाप लो। इसी का अगला पार्ट बता दूं। अगला कहते हैं व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन बिटवीन द एडजेसेंट मैक्सिमा। ये देखो सवाल पूछने वाले की जबरदस्त लफाजी, देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं व्हाट विल बी द लीनियर डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन। भाई लीनियर डिस्टेंस बता कहां पे, स्क्रीन पे, बिटवीन एडजेसेंट मैक्सिमा। एडजेसेंट मैक्सिमा मतलब कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के दरमियान का फासला पूछ रहा है। और दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का फासला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ होता है, जिसको आप बीटा या ओमेगा या डेल्टा वाई से शो करते हो। फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा एल डिवाइड बाई डी। लैम्डा पता है ये रहा, एल पता है ये रहा, डी पता है ये रहा, वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा भाई 1.1 mm के अराउंड इसका आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अगले सवाल में आ जाओ। अगला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, क्या कहता है, इन 1.1 mm के अराउंड आंसर आ रहा होगा, ध्यान में रख लेना। जो 2023 में पूछा गया, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। मैं कह रहा था ना, मैक्सिमा नंबर 2 भी कहता है, सेकंड ऑर्डर भी कहता है। ये हो गया आपके पास m इज इक्वल टू 2। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा अकर्स एट थीटा इज इक्वल टू 0.25 डिग्री। वेवलेंथ दी हुई है, डिटरमाइन करनी है क्या, स्लिट सेपरेशन। अगर आप यहां पर मेरी बात मान के आए होगे तो ये वाला काम आप खुद ही कर लोगे। आपको पता है जब कभी भी आपका पाथ डिफरेंस m लैम्डा के बराबर होगा, स्क्रीन पे वेव तो पूरी उस पे पैटर्न बना रही है, कहां पे मैक्सिमा है, ऐसे पॉइंट पर मैक्सिमा होगा जहां जाकर वेव्स मिलें और इस अंदाज में मिलें कि पाथ डिफरेंस m लैम्डा के बराबर है, और तो आपके पास वहां पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमा नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो m की जगह 2 डाल देना, तो बन जाएगा भाई 2 लैम्डा। यानी कि पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव शुड बी इक्वल टू 2 लैम्डा। भाई पहले जब 1 लैम्डा होगा तो मैक्सिमा नंबर 1 होगा, 2 लैम्डा होगा तो मैक्सिमा नंबर 2 होगा। और पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डी साइन थीटा, यही होता है। बस क्या निकालना है, डी निकालना है, ये नहीं पता। साइन 0.25 डिग्री का वैल्यू उसने थीटा आपको दे दिया ना, 0.25 डिग्री। साइन 0.25 डिग्री का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। 2 आपको पता है, लैम्डा का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये रहा 650 नैनोमीटर। डी कैसे निकालोगे, अब बोलोगे 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, आ जाएगा यहाँ से आंसर। भाई 2 लैम्डा ना, आपके पास 2 तो कांस्टेंट हो गया, लैम्डा यहाँ से आ जाएगा, साइन 0.25 डिग्री की वैल्यू दी हुई है, यहाँ लाके पुट करना। अच्छा, इससे परेशान नहीं हो जाना, सर आपने तो कहा था साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ये 4 से कैसे शुरू हो रही है। आगे देखो क्या लिखा है, 10 पावर -3। 10 पावर -3 का मतलब क्या, डेसिमल फर्दर 3 स्टेप पीछे जाएगा, 1 2 3, तो ये लिखा हुआ है 0.00433633। सेट हो गया, कॉपी कर लो। आगे चलते हैं कुछ और सवालों की तरफ। मेरे बच्चे, अगला सवाल आपके सामने मेंशन है, आपने तसल्ली के साथ वीडियो को पॉज करना है और सवाल को अटेम्प्ट करना है। सवाल क्या कहता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट यूजिंग माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव दी हुई है इस बार। लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, वेवलेंथ आपको दे दिया। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट, यानी वो कार्डबोर्ड जिस पे स्लिट बनी हुई है,
एंड द स्क्रीन इज 100 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, यानी कि पहले मैक्सिमा की आपसे पोजीशन पूछी जा रही हैगी। सेट है, निकाल लो जल्दी से आंसर। क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। आपके पास पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, m लैम्डा l डिवाइडेड बाय d, ऐसा ही है। कौन सा निकालना है भाई, पहला वाला। वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर -2। बल्कि मैं देख रहा हूँ ऑप्शन भी सारे किस में दिए हुए, सेंटीमीटर में। तो अगर आप इसे नहीं कन्वर्ट करो तो डायरेक्टली आपका जो y आएगा वो y भी खुद ब खुद किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। अरे भैया अगर मैं वेवलेंथ, स्क्रीन का स्लिट से फासला और स्लिट सेपरेशन ये सारे सेंटीमीटर में रखूंगा तो आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा। भाई जब मैं ये सब मीटर में रखता हूं तो आंसर मीटर में आता है, सारे मिलीमीटर में रखता हूं तो आंसर भी मिलीमीटर में आता है। एम की तो कोई यूनिट है नहीं, एम तो एड्रेस बता रहा है, फ्रिंज का ऑर्डर बता रहा है, तो इसे 3 जाने दो। एल कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऐसे ही है। अपॉन में डी कितना दिया हुआ है भाई साहब, डी दिया हुआ है आपके पास 5, ऐसे ही है ना, T5 दिया हुआ है, ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। 5 के टेबल में देखो 100 कहाँ आ रहा है, 5 2 हो गया 10, 0 एज इट इज आ गया। 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या होता है 60, और यूनिट क्या बन जाएगी, सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए, जितने लोगों ने इसका आंसर ऑप्शन ए लगाया है बिल्कुल गलती करी है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज ने 2021 में ये क्वेश्चन पूछा, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर वो लगाया। इसका रीज़न ये था कि ये इस चीज़ के बारे में ना किताब में नहीं पढ़ते, कभी भी किताब खोल के पढ़ो, जहाँ ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ उससे ऊपर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, किसी भी टेक्स्ट बुक में देख लो जो आपके पास मौजूद है। लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला तब सूटेबल है जब थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है, क्योंकि आप साइन थीटा को टेंजेंट थीटा से रिप्लेस कर रहे हो, बड़े थीटा पे वो अजम्पशन नहीं चलती है। देखो भाई साहब यहाँ पे ये है हमारे पास स्लिट्स, ये स्क्रीन है, समझना ज़रा। यहाँ कहीं पे मान लो ये पहला मैक्सिमा बन रहा है जिसकी बात कर रहा है, यहाँ से एक वेव यहाँ पे आई, यहाँ से एक वेव यहाँ पे आ गई, सही हो गया। और यहाँ से मैं इसको ऐसे भी ड्रॉ कर देता हूँ। अब ये है मेरे बच्चे हमारे पास थीटा, ऐसे ही, और ये 90 डिग्री है। अब इसमें अगर आप देखोगे ये वाली साइड मेरा बेटा हमारे पास होती है बेस, ये होती है मेरे बच्चे परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, सही हो गया। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का ये जो फासला है ये आपके पास L के बराबर है, जो यहां पे 100 सेंटीमीटर गिवन है, ये रहा। ये जो डिस्टेंस है ये आपको रिक्वायर्ड है, ये डिस्टेंस तो चाहिए आपको। अगर ये वाला पॉइंट मेरा बेटा आपके पास मैक्सिमा नंबर 1 है तो आपसे यही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन, ये आपको चाहिए, सही। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे, मसला क्या आ रहा है, ये गलत क्यों हो गया, ये टोटली गलत क्यों हो गया, इसलिए कि यहाँ पे थीटा छोटा नहीं है। कैसे पता चला, मैंने आपको बोला था आप लेमडा का वैल्यू चेक कर लेना कि लेमडा का वैल्यू डी से बहुत छोटा है या नहीं है। सवाल में उसने क्या यूज किया, माइक्रोवेव यूज किया। माइक्रोवेव्स के लिए आपको वेवलेंथ क्या दिया, 3 सेंटीमीटर, और स्लिट सेपरेशन क्या दिया, 5 सेंटीमीटर। क्या आपको लग रहा है 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर से बहुत बहुत छोटा है, ऐसे डबल बार छोटा है, नहीं लग रहा ऐसा। जब ऐसा नहीं लग रहा तो इसका मतलब साइन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू टेंजेंट थीटा। मैं आपको थीटा निकाल के साबित भी कर दूंगा अभी ये बात थोड़ी देर में। साइन थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर नहीं होगा। अब क्या करें, अब एक्चुअल वाला फॉर्मूले की तरफ जाएंगे। वो क्या है, हमें पता है मैक्सिमा तब मिलता है जब पार्ट डिफरेंस m लैम्डा के बराबर हो, और यंग डबल स्लिट के अंदर जो पार्ट डिफरेंस होता है वो d साइन थीटा होता है। तो आ गया d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, सही है। ये सब मैंने ड्राइव कराया पिछले लेक्चर के अंदर। अब क्या करें भाई, फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा है तो d साइन थीटा विल बी इक्वल टू लैम्डा, m की जगह 1 पुट कर दिया। साइन थीटा आपको चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए। अब साइन थीटा का वैल्यू आपको चाहिए। ये ट्राइंगल देखो गौर से, अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिखूं, सम पीपल हैव, यानी कि p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है तो यहां पे आ जाएगा y, यही मुझे चाहिए। हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड, ये है हाइपोटेन्यूज, ये दिस इज हाइपोटेन्यूज। ये कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये y है ये l है, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। भाई अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो गोया बन जाएगा अंडर रूट l स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ये y है ये l है, सही हो गया। इसको कैपिटल Y लिख लो क्योंकि स्मॉल y अमूमन हम डार्क के लिए करते हैं, ठीक है। यहां लाके पुट कर देंगे, ये बन जाएगा मेरे पास लैम्डा विल बी इक्वल टू d मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा y
अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, वाई का वैल्यू आ जाएगा, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है। लैम्डा कितना गिवन है 3। सर सेंटीमीटर में क्यों पुट कर रहे हैं? ताकि वाई का आंसर भी किस में आ जाए, सेंटीमीटर में। भाई जब सबके यूनिट्स एक ही पुट करूंगा तो वाई भी उसी यूनिट में आएगा, और मैं देख रहा हूं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर। अगर यहां मीटर चलता तो मैं सारे मीटर में करके पुट कर देता, तो आंसर भी किस में आया था, मीटर में। तो डी कितना दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, और y तो मुझे नहीं पता, निकालना है। अपॉन में आ गया अंडर रूट एल क्या है 100 को लिख सकता हूं ना 10 पावर 2, तो ये आ गया 10 पावर 2 और ऊपर स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर जो पाइथागोरस थ्योरम का है, और y मुझे नहीं पता। 5 को यहाँ नीचे ले आओ, ये बनेगा 3 डिवाइडेड बाई 5 विल बी इक्वल टू y। अपॉन में आ गया ये जो 10 पावर 2 पे स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर पे आएगा तो मतलब पावर पे पावर आएगी तो पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 2 हो गया 4, प्लस में आ गया y स्क्वायर। अब ये रूट खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यहां भी स्क्वायरिंग करी तो y पे स्क्वायर आ गया, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दी। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर एज इट इज। यहां से इसके ऊपर भी जब स्क्वायर आएगा तो रूट को मार देगा, क्या बनेगा 10 पावर 4 प्लस का y स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, क्या बनेगा 9 इंटू 10 पावर 4 प्लस का y स्क्वायर, यही होगा। वहां आ जाएगा आपके पास 25 का y स्क्वायर। क्लियर है? अब ब्रैकेट के अंदर भेज दो, ये हो गया 9 इंटू 10 पावर 4 प्लस का 9y स्क्वायर। भाई ब्रैकेट में जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 25 का y स्क्वायर। ऐसे ही है, ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 9 इंटू 10 पावर 4 विल बी इक्वल टू 16y स्क्वायर। ऐसे ही 16 को दूसरी तरफ ले आओ, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 4 अपॉन में आ गया आपके पास क्या 16। अंडर रूट लेना है क्योंकि मुझे y का वैल्यू चाहिए, तो जब अंडर रूट लूंगा तो y विल बी इक्वल टू 9 का रूट क्या होता है 3, 10 पावर 4 को रूट से बाहर लाऊंगा 10 पावर 2, क्योंकि आधी पावर बाहर आती है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ अप्लाई करना। 16 का रूट क्या होता है 4, 3/4 इंटू 10 पावर 2, तो 3/4 10 पावर 2 का मतलब क्या होता है 100। सॉल्व कर लो, 4 1 जा 4, 25 जा होता है 100, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आता है 75। क्लियर हो गया? एक चीज़ और ध्यान में रखना है यहाँ पे, इस चीज़ को जरा मैं मजीद कर दूं क्लियर। ये देखो यहाँ पे, देखो बच्चे, जब मैं यहाँ पे दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई करूंगा ना, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा मेरे पास, ये जो आंसर आएगा ये प्लस माइनस में आएगा। ये तो पता है ना, जब भी आप रूट लेते हो तो रूट किस में आता है, प्लस माइनस में आता है। मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है प्लस माइनस 75 सेंटीमीटर। इसके भी कॉन्सेप्ट की फील ले लो, पहले तो ये देख लो सही, इसमें ऑप्शन क्या है 75 सेंटीमीटर, और इसमें फील ले लो कि आपके पास प्लस माइनस का क्या मतलब है। जैसे यहां पे मैक्सिमम नंबर 1 बन रहा है 75 सेंटीमीटर ऊपर जाके, क्या मैं कह सकता हूं 75 सेंटीमीटर ऊपर के बजाय अगर मैं यहां से 75 सेंटीमीटर नीचे आ जाऊंगा तो यहां पे भी मुझे मैक्सिमम नंबर 1 मिलेगा, हाँ या ना? भाई 75 सेंटीमीटर ऊपर अगर पहला मैक्सिमम है तो 75 सेंटीमीटर नीचे भी क्या होगा, पहला मैक्सिमम होगा। बोलो कॉन्सेप्ट का फील आ गया, हाँ या ना? अब आपको ये साबित कराना है कि ये थीटा बड़ा है, तो चेक कर लो भाई, इसी के ऊपर मैं क्या करता हूँ साइन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। साइन थीटा, अगर मुझे ये थीटा चाहिए ना पहले मैक्सिमा के लिए, अभी देख लेते हैं। सम पीपल है, पी कितना निकाला है, अभी निकाला है 75, और हाइपोटेन्यूस कितना है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एल कितना है भाई 10 पावर 4, ठीक है 10 पावर 4 भाई 10 पावर 2 का स्क्वायर, देखो ना मेरे बच्चे 10 पावर 2 का स्क्वायर प्लस में आ गया क्या 75 का स्क्वायर। भाई समझ में आ रहा है कुछ, ये नहीं आ रहा। साइन थीटा क्या है P अपॉन एच, P कितना है 75, H क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एल कितना है 10 पावर 2 यानी कि 100, तो 10 पावर 2 का स्क्वायर हो गया 10 पावर 4 प्लस 75 ऊपर आ गया स्क्वायर। ये मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है, साइन इनवर्स किया हमने, ऊपर आया 75, नीचे आया अंडर रूट में 10 की पावर 4, साथ में आ गया प्लस 75 का स्क्वायर, सही है, और इसे कर दिया पूरे को साइन इनवर्स। आंसर आता है मेरे पास 36.86 डिग्री। मैंने कहा था ना, ये अगर छोटा एंगल होता है ना 3 डिग्री 2 डिग्री का, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, आंसर मैच कर गया था। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपने यही पूरा काम करना है। आपने डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द फाइंड द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा ऑन द स्क्रीन आपने करना है। सेम काम करोगे, बस यहां हो जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू m माइनस हाफ लैम्डा, m की जगह 1 पुट करोगे तो लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। सारा काम सेम करोगे, y का वैल्यू निकाल के बताओगे। आगे एक और सवाल करते हैं फ्रिंज विड्थ को लेके, और उसके बाद अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। अब देखो मेरा बच्चा, हम लोगों ने जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला ड्राइव किया था दैट वाज लैम्डा l डिवाइडेड बाय d।
यानी कि आपकी जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। फ्रिंज विड्थ है क्या, पहले मैक्सिमा के बाद कितने फासले के बाद दूसरा मैक्सिमा आ रहा है, दूसरे के बाद कितने के बाद तीसरा मैक्सिमा आ रहा है। और यूजुअली हमारे कोर्स के अंदर ये सारी फ्रिंज स्पेसिंग यूनिफॉर्म चलती हैं, इवन चलती हैं। यानी कि अगर मान लो सेंट्रल मैक्सिमा से 2 सेंटीमीटर के बाद, मिसाल दे रहा हूं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बाद पहला मैक्सिमा है तो 2 के बाद दूसरा होगा, 2 के बाद तीसरा होगा, 2 के बाद चौथा होगा। सिमिलरली अगर पहला मिनिमा के पहली डार्क स्पॉट आया और पहली डार्क स्पॉट के 2 सेंटीमीटर के बाद पहला दूसरा मिनिमा है तो दूसरे के 2 के बाद तीसरा होगा, तीसरे के 2 के बाद चौथा होगा। ऐसे कार्रवाई अपनी चलती चली जाएगी। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, चूंकि हमारी जो फ्रिंज स्पेसिंग है ये कई दफा का पूछा गया एमसीक्यू है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इन द एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। और यूजुअली हम जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं वो विजिबल लाइट रेस से कर रहे होते हैं। तो विजिबल लाइट हमारे पास ये 7 डिस्टिंक्ट कलर्स की होती है ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब इसमें रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वायलेट की वेवलेंथ कम होती है। रेड तकरीबन 700 नैनोमीटर के आसपास है, वायलेट तकरीबन 400 नैनोमीटर के आसपास है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप वायलेट से रेड की तरफ जाते हो तो आपके पास वेवलेंथ क्या होती है मेरे बच्चे, बढ़ रही होती। अब देखो जब वेवलेंथ बढ़ेगी, यानी कि अगर आपको कहा जाए कि मान लो मैंने पहले ब्लू लाइट यूज की थी, मिसाल दे रहा हूं, मैंने यंग डबल स्लिट में पहले ब्लू लाइट यूज की थी और अब मैंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या यूज कर ली, रेड लाइट यूज कर ली। बताओ क्या फर्क पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि फ्रिंजेस के दरमियान का फासला चेंज हो जाएगा। देखो ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम है, ब्लू इधर है ना, देखो आप आगे जा रहे हो तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि ब्लू की वेवलेंथ कम है, ग्रीन की ज्यादा, येलो की और ज्यादा, ऑरेंज की और ज्यादा, रेड की और ज्यादा। गोया आगे जाने से वेवलेंथ बढ़ रही है। अच्छा, जब वेवलेंथ बढ़ रही है तो आपकी फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि ब्लू लाइट के केस में आपकी वेवलेंथ क्या है, कम है, तो आपकी फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या हो जाएगी भाई साहब, कम हो जाएगी। रेड लाइट की वेवलेंथ ब्लू के मुकाबले में कैसी है, ज्यादा है, तो आपकी फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कॉन्सेप्ट का फील लेना, मतलब क्या है इसका, फ्रिंज स्पेसिंग कम होने का मतलब ये मान लो आपके पास आया मैक्सिमा 1, ये मान लो आपके पास आया मैक्सिमा 2, ये इनके दरमियान का जो फासला है ना, इसे अपन लोग कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। ये लेट से अगर ब्लू वाले का केस है, रेड वाले में लेट से यहां आ रहा है मैक्सिमा 1, इसके बाद यहां जाके आ रहा है आपके पास क्या, मैक्सिमा 2। ये देखो ये मान लो मैं कह रहा हूं फ्रिंज स्पेसिंग है किस केस में, रेड के केस में, और ये फ्रिंज स्पेसिंग है किसके केस के अंदर, ब्लू के केस में। आप कहोगे फ्रिंज स्पेसिंग, अगर मैं बीटा से कहूं तो फ्रिंज स्पेसिंग रेड के केस में ज्यादा हो जाएगी और ब्लू के केस में आपकी फ्रिंज स्पेसिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नजर आ रहा है ना, बिल्कुल। यानी कि आप जितना रेड वाली साइड पे शिफ्ट होते जाओगे तो अल्टीमेटली आपके पास जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। हेंस द फ्रिंज विड्थ विल बी ग्रेटर व्हेन द रेड कलर्ड लाइट इज यूज्ड। यानी कि पहले मैक्सिमा के बाद जो दूसरा मैक्सिमा आ रहा है, इनके दरमियान का जो फासला है वो बढ़ जाएगा। दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, इतना ही फासला यहां होगा, फिर यहां। यानी कि आप ब्लू को हटा के जैसे ही रेड यूज करोगे, फ्रिंज की जो फ्रिंज स्पेसिंग है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी कि फ्रिंजेस दूर 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 बनना शुरू हो जाएंगे। अक्सर पूछता है ये सवाल। आखिरी सवाल देख लो, ये सवाल मेरा बेटा हमारे पास पूछा गया, खैबर मेडिकल कॉलेज के पास पेपर के अंदर से क्वेश्चन उठाया है। ये कहता है क्या है, फ्रिंज विड्थ इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज मेजर्ड टू बी बीटा। मैंने इसलिए आपको शुरू में बता दिया था कि फ्रिंज विड्थ को डेल्टा वाई और बीटा से भी कहते हैं, और एक सवाल और था वो मुझे मिला नहीं अभी, उसमें ओमेगा से शो किया हुआ था बीटा। What will be the fringe width if wavelength of the light is double? कहता है आपने वेवलेंथ ऑफ द लाइट डबल कर दी, यानी पहली वेवलेंथ अगर लैम्डा थी तो अब आपने 2 लैम्डा कर दी। कहता है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज हाफ्ड, यानी कि नई स्लिट सेपरेशन आधी कर दी पहले के मुकाबले में। पहली अगर डी थी तो अब कितनी हो गई, d/2। एंड सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट्स इज ट्रिपल्ड, यानी स्लिट्स और स्क्रीन के दरमियान का फासला आपने ट्रिपल कर दिया। लैम्डा पुरानी वेवलेंथ, 2 लैम्डा नई वेवलेंथ, कह रहे हैं ना डबल कर दी। डी पुरानी स्लिट सेपरेशन, d/2 नई स्लिट सेपरेशन, आधी कर दी आपने। एल पुराना डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट, 3l नया डिस्टेंस। अब कहता है निकालो नई फ्रिंज स्पेसिंग आपने बतानी है, ठीक है, ये कह रहे हैं ना। हाँ, व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ, यही पूछना आपसे, ठीक है। अच्छा, आपको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पता है, बीटा यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां पे यूज हुआ है, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय डी। अच्छा, अब मेरा बेटा एक बात तो तय है कि जब आप वेवलेंथ चेंज कर दोगे, जब आप
डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन चेंज कर दोगे जब आप स्लिट सेपरेशन चेंज कर दोगे। जब आप ये सब चीज़ें चेंज कर दोगे तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब नई वाली वैल्यूज पुट कर दो। लैम्डा की नई वैल्यू क्या है, 2 लैम्डा। अच्छा, एल का वैल्यू क्या है, 3L। अच्छा, डी का वैल्यू क्या है, D/2, D/2। इस 2 को भी ऊपर फेंक दे भाई। सारे नंबर्स को एक तरफ कर लो। ये आपके पास पुरानी फ्रिंज विड्थ है जब वेवलेंथ लैम्डा थी, स्लिट से स्क्रीन तक का फासला L था और स्लिट सेपरेशन D थी। इस 2 को भी ऊपर ले आओ तो 2 × 3 × 2। ये 2 पहले था, ये 3 पहले था, ये 2 ऊपर से आ गया लैम्डा L/D। ये जो लैम्डा L/D है ये तो आपके पास किसके बराबर है, पुरानी फ्रिंज विड्थ के बराबर है। तो 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, यानी कि 12 बीटा। यानी कि मेरा बेटा आपके पास जो नई फ्रिंज विड्थ है वो पहले के मुकाबले में 12 गुना तक बढ़ गई है। यानी पहले अगर 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के दरमियान में 1 सेंटीमीटर का फासला था तो अब 12 सेंटीमीटर का फासला है। यानी कि कितना दूर हो गए, 12 सेंटीमीटर दूर हो गए। बोलो कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है, हाँ या ना। यहां से एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ऐसे ही बिल्कुल आखिरी चीज, ठीक है, बिल्कुल आखिरी चीज खत्म करने से पहले आपने अक्सर पढ़ा होगा यंग डबल स्लिट में जहां कंडीशंस पढ़ते हैं ना कि अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न, डिटेक्टेबल ऑब्जर्वेबल इंटरफेरेंस पैटर्न कब मिलता है, जब मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं। उसका रीजन पहले पढ़ा चुका हूं। फेस कोहेरेंसी होती है, कांस्टेंट फेस रिलेशनशिप होता है बिटवीन द 2 वेव्स जो कि इंटरफेयर कर रही होती हैं। सिमिलरली कोहेरेंट सोर्सेज होती हैं और एम्पलीट्यूड तकरीबन बराबर होता है दोनों का जो वेव्स आपने यूज करी हैं। एक और चीज आपने पढ़ी होगी कि स्लिट सेपरेशन बहुत कम होती है। रीजन समझ में नहीं आता यार, स्लिट सेपरेशन कम होने से क्या होता है। देखो यहाँ ये है रीजन। फ्रिंज विड्थ का ताल्लुक स्लिट सेपरेशन से कैसा है, इनवर्स है। अगर आप स्लिट्स दूर दूर करना शुरू कर दो, S1 ऊपर है, S2 बहुत नीचे है, अगर आप स्लिट सेपरेशन बढ़ाओ तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सोच के देखो, कॉन्सेप्ट का फील करो। अरे भैया जब आप किताब पढ़ोगे ना, किताब में जहां लिखा होता है कि वेव शुड बी मोनोक्रोमेटिक ताकि अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न मिले, इसका रीजन बताया था पीछे, ठीक है, ताकि कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप हो बिटवीन द 2 वेव्स। सिमिलरली कोहेरेंट सोर्स से आनी चाहिए, एम्पलीट्यूड तकरीबन बराबर होना चाहिए। वहीं एक जुमला और एग्जामिनर लिखता है, क्या लिखता है, स्लिट सेपरेशन बहुत कम होनी चाहिए। यानी कि दोनों स्लिट्स के दरमियान का फासला जितना कम हो उतना अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आप डी बढ़ाओगे, स्लिट्स के दरमियान का फासला बढ़ाओगे तो बीटा कम हो जाएगा। बीटा कम होने का मतलब फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। फ्रिंज विड्थ कम होने का मतलब पहली फ्रिंज, उसके बिल्कुल बाद दूसरी फ्रिंज, उसके बिल्कुल बाद तीसरी फ्रिंज। तो उनको अलग अलग डिस्टिंक्ट करना, अलग अलग देखना, अलग अलग ऑब्जर्व करना कि हाँ ये पहली फ्रिंज है, अब दूसरी है, अब तीसरी है, वो मुश्किल हो जाएगा। जितना ज्यादा डी होगा उतना फ्रिंजेस करीब आ जाएंगी और एक दूसरे के अंदर ही घुस जाएंगी, तो उनको डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए डी कम करते हैं ताकि बीटा बढ़ जाए और फ्रिंजेस दूर 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 वाज़ेह तौर पे नजर आ रही हो। जितना दरमियान में डिस्टेंस ज्यादा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा डार्क, पहला ब्राइट, दूसरा डार्क, दूसरा ब्राइट, पढ़ना आसान होगा, समझना आसान होगा। यहां पे हमारा मेरा बेटा इसका पार्ट नंबर 2 खत्म होता है। पार्ट नंबर 3 अभी YDSC का एक और आएगा, उसमें हम इंटेंसिटी को लेके कुछ मजीद बातचीत करेंगे। उसमें कुछ और पास पेपर के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं और वो इंशाल्लाह हम लोग YDSC के लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर रहे होंगे।